देखिए अरेंज मैरिज में इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं करना। हाँ। लेकिन लव मैरिज के केस में बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा लव मैरिज के केस ही बिगड़ते हैं। कि किसी बड़ी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है आप छोटी कंपनी के मालिक बन जाओ, कि आपको पहले कॉलेज जाओ, उसके बाद जॉब करो, फिर शादी। हेलो दोस्तों, मैं नसीम खान, फाउंडर ऑफ द ब्रांड बुल। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। इसी तरह से आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर अमन हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो सोशल वर्क भी करते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत सक्सेस किया। चलिए शुरू करते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ तो अमन जी, जी सर। आज हम बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। यस। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ भी पूछने से पहले यस। आपकी जर्नी से शुरू करना चाहता हूँ। जी। कैसे आपने कॉलेज के बाद में आईटी शुरू किया और आपके दिमाग में ये कैसे आया? जब लोग ये सोचते हैं खेलने कूदने की उम्र होती है, उस टाइम आपके दिमाग में आईटी बिजनेस आया, तो आपने कैसे ये शुरू किया? देखिए सर, मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो कॉलेज से हुई थी। और कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद ही मेरे माइंड में ये क्लियर हो गया था कि मुझे एक रेस में नहीं जाना, जो रैट अच्छा। रेस चल रही है, लाइक जॉब वाली जो रेस चल रही है, मेरा शुरू से ही क्लियर था कि मुझे इसमें नहीं जाना। क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर कोई जॉब में ही जा रहा है। अच्छा। तो कुछ अलग हटके और आप एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करें तो वो एक ज़्यादा बेटर डिसीजन होगा। तो जब मेरा सेकेंड ईयर था कॉलेज का, तभी से मैंने स्टार्ट किया कि कुछ बेटर करते हैं, कुछ स्किलफुल सीखते हैं, क्योंकि कॉलेज स्टडीज आर नॉट सफिशिएंट। अच्छा। तो मैंने कोडिंग के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि मेरा आईटी था, एमसीए था, तो वहाँ कोडिंग की ही वैल्यू होती है। तो मैंने वो स्टार्ट किया, सीखा, चीज़ें समझी, फिर लोगों के बारे में पढ़ा, लाइक जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस बिजनेस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ा और जाना। फिर मुझे लगा कि यही मेरे को करना चाहिए। मैं गया अपने फ्रेंड्स के पास में, कई जो मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, मैंने कहा चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। लेकिन अच्छा। उनका जो मोटिव था वो जॉब था सिर्फ, क्योंकि ज़्यादातर जो माइंडसेट होते हैं वो जॉब के ही होते हैं। प्लस मेरे माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई थी आफ्टर सेकेंड ईयर कि किसी बड़ी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है आप छोटी कंपनी के मालिक बन जाओ। अच्छा। तो ये जो फंडा था वो मेरा बहुत क्लियर था। तो मैंने अपने कॉलेज के साथ में ही, जब मेरा कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ था, मैंने अपनी मार्केटिंग शुरू की। मैंने 400 रुपये इन्वेस्ट किए सबसे पहले, और कुछ विजिटिंग कार्ड्स लिए और सेल्फ मार्केट करने निकल गया। अच्छा। जब मैं मार्केट करने गया तो मुझे लोगों का बिहेवियर पता चला कि कैसा लोग सोचते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। जब मैंने ये चीज़ जानी तो मुझे लोगों की इंक्वायरीज आने लगी। जब इंक्वायरी आई तो मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मेरी जो स्टार्टिंग थी बिजनेस की वो थी 400 रुपये से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अभी जो मेरा करंट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है। 100+ क्लाइंट्स हैं हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन अमन जी, अभी जैसे कि आपने बोला है, जी। दूसरी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है खुद का काम शुरू कर ले, यस। तो इसका मतलब आप जितने भी यूथ हैं उनको सबको बेकार कह रहे हैं एक तरीके से, जो जॉब कर रहे हैं। नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जी। ठीक है, देखो बिजनेस क्रिएट करना एक बहुत अच्छी बात है, यस। लेकिन ये हर कोई नहीं कर पाता। देखिए इंसान के अंदर की जो कला है, मुझे लगता है वो बाहर होनी चाहिए। यस। वो कहीं पर भी आर्ट। हो, खुद के बिजनेस में भी हो सकती है यस। और जॉब पर भी हो सकती है। तो यस। मेरा तो इस तरीके का मानना है। लेकिन इसमें एक हाँ चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे कि जो रैट रेस चल रही है अभी, जी। तो उससे मतलब हर कोई जॉब की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब मिल गई, पैसा आ रहा है और कुछ नहीं करना लाइफ में, मतलब लाइफ सेट मानते हैं ज़्यादातर लोग। तो उस चीज़ से थोड़ा अगर हम अलग हट के देखें तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है ना, हाँ जी। क्यों नहीं है? जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम बिल्कुल। पढ़ रहे हैं वही चीज़ हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अगर हम किसी 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो हमारी वजह से किसी का घर चलेगा। तो उससे आप कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
ठीक हाँ है, जी, प्लस आप लोगों को रोजगार भी दे रहे हो और बिल्कुल। कुछ नया डेवलप भी कर रहे हो। तो एक बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो मतलब आपने जो बिजनेस शुरू किया सिर्फ वो यही सोच करके किया कि मुझको जॉब नहीं कुछ बड़ा करना है। यस। ये तो अच्छी बात है। जी। ये सबसे अच्छी बात होती है जो जहां पर ये आ जाता है ना कुछ बड़ा करना है, जिसने ये सोच ले तो वो बड़ा ही होता है। जी डेफिनेटली। तो फिर आपने जब ये शुरू किया तो आपको क्या चैलेंज आए? सर सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे सामने आया था वो था मार्केटिंग का, क्योंकि मैं एक आईटी फील्ड से था। अच्छा। तो जो आईटी फील्ड में पढ़ रहे होते हैं उन्हें कोडिंग का आइडिया तो होता है, लेकिन मार्केटिंग उनकी जीरो होती है, क्योंकि आपको अच्छा। पता नहीं कि कैसे कस्टमर से बात करना है, कस्टमर कैसे ढूंढने हैं, कैसे हम्म मिलना है, कहाँ जाना है। हम्म तो ये सारे जो चैलेंजेस थे वो मेरे सामने सबसे स्टार्टिंग में आए। और जो फर्स्ट मैंने देखा कि सब जैसे ज़्यादातर जो लोग करते हैं कि सबसे पहले पैसा लेके आओ, बड़ा ऑफिस खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद में फिर अपना मार्केटिंग करेंगे। अच्छा। तो मैंने इसके जस्ट अपोजिट किया। मेरे पास ना ऑफिस था, ना खुद की वेबसाइट थी, ना टीम थी, कोई नहीं था, मैं अकेला था। लेकिन अच्छा। मेरा एक विजन था कि मेरे को करना है। तो अच्छा। मैंने क्या किया, उस समय पॉकेट मनी यही अपनी 1000-1500 रुपए वाली पॉकेट मनी होती थी। हाँ हाँ। तो उस पॉकेट मनी में से मैंने 400 रुपए अपने अच्छे विजिटिंग कार्ड बनवाने में इन्वेस्ट किए। अच्छा। और वो विजिटिंग कार्ड ऐसा था कि कोई हाथ से मोड़ भी नहीं सकता था उसको। ज्यादातर लोग क्या होते हैं, आप किसी के सामने रखोगे वो मोड़ के यहाँ रख देते हैं। तो उससे एक बहुत मतलब बेइज्जती टाइप का, इंसल्ट टाइप का फील होता है। मतलब आपने सबसे पहले विजिटिंग कार्ड के ऊपर फोकस फोकस किया। किया जो खुद को प्रेजेंट करता है। यस। फिर 1-on-1 मीटिंग की लोगों से जाके। जब मीटिंग की, उनकी रिक्वायरमेंट समझी कि उनको बेसिकली चाहिए क्या। जब उनकी रिक्वायरमेट समझी तो उसको मैंने मैच किया अपनी स्किल से। अच्छा। जब स्किल से मैच किया तो फिर मुझे धीरे धीरे वहाँ से काम मिलना शुरू हुआ। जब काम मिलना शुरू हुआ सर, उसके बाद मैंने अपनी टीम बढ़ाई, साथ में पार्टनरशिप भी की और धीरे धीरे ब्रांड को कनेक्ट किया। अब लोग उसको जानने लगे। तो क्या अमन जी अभी आप अपना आपको एक सक्सेसफुली मानते हैं? देखिए सर, सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। जैसे किसी के लिए सक्सेस है कि एक महंगी गाड़ी लेना, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है एक बड़ा हाउस लेना, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है विदेश घूमना। मेरे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो है पीस ऑफ माइंड, कि आप जो कर रहे हो उससे आपको शांति है, खुशी है या नहीं। और बाकी जो चीजें हैं उनको मैं एक टेम्पररी मानता हूँ, क्योंकि ये सब तो आता जाता रहता है। तो सक्सेस में इन अ वे मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि जहाँ मैं था उससे बहुत बेटर हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। जी। तो जैसे जो लोग कंफ्यूज हैं यस। बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप किसी कोर्स में पढ़ रहे हैं, लाइक आप MBA कर रहे हैं या आप BCA कर रहे हैं, कोई भी XYZ आप कोर्स कर रहे हैं। तो उस कोर्स को पहले समझना, उसकी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना। फिर आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी देखिए कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। अच्छा। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन, और अगर आपको चैलेंजेस चाहिए तो आपको बिजनेस में जाना चाहिए, क्योंकि जॉब माइंडसेट वाला बंदा बिजनेस में नहीं जा सकता। अच्छा। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं। बिजनेस में क्या है, मल्टीपल डायरेक्शन में आपको सोचना होता है। अब ऐसा भी नहीं कि हर समय आपको प्रॉफिट ही मिले या क्लाइंट्स ही मिल जाएंगे या कस्टमर मिल ही जाएंगे। कभी डाउनफॉल भी होता है, कभी लॉस भी होता है। तो उसमें आपका रिएक्शन क्या है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एम्बिशियस हैं अपने गोल को लेके, अपनी चीजों को लेके, तो आप हर सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच देखेंगे उसके लिए। और अगर आपका जॉब वाला माइंडसेट है, वो लीनियर जो अप्रोच होती है, तो आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं शुरू के 5 साल में। और अगले भी उसके जो बचे हुए 90% है वो भी अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में फेल हो जाते हैं। उसका रीजन यही है, लोग हाइप में आकर बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं। लाइक जैसे स्टार्टअप वेव चल रही है तो सबको लगा कि हम भी ये प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आइडिया लेके आएंगे। लेकिन कुछ साल वो मोटिवेशन रहता है और उसके बाद वो फिर जीरो हो जाता है। तो खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, आपके अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए उसको करने की। बहुत बढ़िया। लेकिन इनके लिए सोल्यूशन क्या है? मैं आपसे सोल्यूशन के ऊपर बात करना चाह रहा था। जी। जो बिजनेस में और जॉब को लेकर के कंफ्यूजन, सोल्यूशन क्या है इनका? ये लैक ऑफ क्लैरिटी है सर, सबसे पहली चीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक अपनी रियल स्टोरी से कनेक्ट करता हूँ। कीजिए ना। जैसे कि मेरा जो शुरू में एम था वो पायलट बनने का था।
क्या बात है। ठीक है, तो मेरा जब 12th मतलब में हवाओं में उड़ने का इरादा था आपका शुरू से हाँ, तो पायलट बनने का मेरा 12th के बाद मतलब इरादा था कि मैं एक पायलट बनूंगा। इसका रीजन क्या था कि एक अच्छी सैलरी मिलेगी मुझे, अच्छा 5 lakhs 4 lakhs जो पायलट की होती है। मैंने कहा जल्दी सेटल हो जाएंगे, 4-5 ईयर्स वर्क करेंगे, सेटल हो जाएंगे, बहुत है। अच्छा लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेरी डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई, क्योंकि मेरा जो 12th का रिजल्ट था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, तो मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया पायलट कॉलेज में। अच्छा अब उस समय जो वो मेरी स्टेट थी, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। अच्छा तो कुछ मेरे नोन पर्सन थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कंप्यूटर की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि मैं बचपन में गेम्स वगैरह हैक कर लेता था, छोटे छोटे मतलब शुरू से हैकिंग चालू कर दी थी। हाँ, कंप्यूटर के प्रति बहुत लगाव था, प्यार था। हाँ जैसे गेम्स के कोड्स हो गए तो उनको हैक करके, मतलब जैसे एक गेम आता था आपका ये फ्लाइट सिमुलेटर का, अच्छा वो लगभग 16-17 हजार रुपए का उसका आता था, 1 यूजर लाइसेंस की तरह। तो वो मेरा एक फ्रेंड लेके आया, तो आपने मैंने उसके कोड्स हैक करे और वो सबके लिए अवेलेबल करा दिया। फ्री में करा दिया हाँ, फ्री में करा दिया। क्या बात तो वो किसी और ने मेरी स्किल देखी, तो वो सही एक बात। स्किलफुल एक्ट उनको लगा कि यार ये हो सकता है तो उसकी स्किल्स और बेटर हो सकती हैं। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको BCA या MCA करना चाहिए, आपकी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो मेरे पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि कंप्यूटर्स में और क्या होता है। जब मैं उसमें गया, मैंने चीज़ों को समझा। फर्स्ट ईयर में बहुत डिप्रेस रहा कि कैसे क्या होगा, लेकिन जब सेकंड ईयर से मैंने कोडिंग सीखी, तो कोडिंग सीखने के बाद जो मेरा माइंड था वो बिल्कुल ओपन हो गया चीज़ों को लेके। अच्छा और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर पर्सन को कोडिंग सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में। रीजन क्या है कि कोडिंग क्या करती है, आपके माइंड को एक तरह से ब्रेन को ओपन करती है और अलग अलग डायरेक्शन में सोचना सिखाती है। क्या बात है। क्या होता है ये कोडिंग? कोडिंग एक तरीके से प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग इन द सेंस जैसे हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रखी है शुरू से, कि आपको पहले कॉलेज जाओ, उसके बाद जॉब करो, फिर शादी, फिर ये, फिर वो। तो ये क्या एक सेट ऑफ डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो हम सबके माइंड में। शादी ये वो, फिर मतलब क्या, मतलब मुझे खुल करके बताइए। सर देखिए, मैरिड लाइफ क्या है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है हर पर्सन की लाइफ का। तो पार्टनर चूज करते टाइम में आपको बहुत सारी सावधानियां भी रखनी है, जो आज का टाइम चल रहा है। कुछ सिम्टम्स हैं जो मुझे लगता है कि काफी काम करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी पार्टनर है, लाइक अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है आपकी, तो उस केस में आप अपने पार्टनर के अंदर कुछ चीजों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक जैसे कि उसका जो गुस्सा है उसमें उसका रिएक्शन कैसा है, प्लस आपका टाइम स्पेंड थोड़ा उसके साथ में कैसा है, उसकी बातों से, उसके साथ रहने से आप काफी तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अरेंज मैरिज में इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं जानना, लेकिन लव मैरिज के केस में बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा लव मैरिज के केस ही बिगड़ते हैं। दोनों ही बिगड़ रहे हैं सर आज के टाइम में, तो कोई भी नहीं चल रहा। रीजन ये है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, लाइक जैसे किसी की वाइफ है और वो कह रही है कि मेरी फ्रेंड यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है, आप बिजनेस में हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से कलेश होना, प्लस अंडरस्टैंडिंग गैप्स होना, कम्युनिकेशन गैप होना। पहले लोग एक साथ में टाइम स्पेंड करते थे, बातें करते थे। अब क्या है, वाइफ अपने फोन में बिजी है, हस्बैंड अपने फोन में बिजी है, कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा दोनों में। तो वो कम्युनिकेशन पहले ऑप्शन नहीं था ना। यस जना, पहले ऑप्शन नहीं था, फोन नहीं थे, नेट नहीं था, हर कोई बैठा है तो फोन में लगा हुआ है, बैठा है तो ऑप्शन है ये। बिल्कुल। तो ये सब चीज तो कॉमन हो चुका है, लेकिन इसको ये तो रहेगा, तो इसके रहते हुए कैसे लोगों को? देखिए, हर चीज का एक बैलेंस है सर। आप फोन तो रहेगा, फोन तो कहीं नहीं जाएगा, नेट भी रहेगा, आप फोन में जो टाइम दे रहे हो वो टाइम दो। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे। अगर कम्युनिकेशन होगा तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी दोनों के बीच में। बहुत बढ़िया। और अंडरस्टैंडिंग से बड़े रिलेशन को आप जीत सकते हो। अगर किसी भी रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कैसा भी रिश्ता हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका। एक दूसरे के बारे में जानना, ठीक है, उसको क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है, जब आप ये डिस्कस करते हो तो आप म्यूचुअली कनेक्ट होते हो पर्सन से। और जब एक म्यूचुअल कनेक्शन होता है ना, तो वो लव और ट्रस्ट, केयर, ये सारी चीजें उसी में आ जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है रिश्ते में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, स्पेशली जो रिलेशन है, तो उसमें आपका ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। लाइक ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई तो लड़ाई भी हो जाएगी। नहीं, देखिए सर, जंग और तकड़ी बच जाएगी। जो मतलब जो बचने वाला होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। जो जरूरी फैक्टर्स हैं वहां तो ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हाँ। ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट
और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है। 3 फैक्टर्स अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकता है। जैसे कि ज्यादातर जो रिलेशंस हम देख रहे हैं, लाइक आप सेलिब्रिटीज में देख लो और भी कहीं देख लो, 15-15, 16-16 साल मैरिज चलने के बाद डिवोर्स हो रहे हैं। तो क्या सारी चीजें नहीं थी ना? लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही, टाइम नहीं दे पा रहे एक दूसरे को। हस्बैंड बिजी है, वाइफ बिजी है, लाइक वाइफ अलग जॉब कर रही है, हस्बैंड अलग जॉब कर रहा है, दोनों पे टाइम ही नहीं है। फिर वो आया, वो थक के सो गया, वो थक के सो गई, तो कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। तो ये जब बढ़ जाता है, इसको हम देख नहीं पाते, बहुत टाइम तक हम इसको नजरअंदाज करते रहते हैं। फिर एक दूसरे को लगता ही नहीं कि हमें इसकी नीड क्या है, उसकी नीड क्या है, तो चीजें खत्म होने के कगार पे आ जाती हैं और फिर रिलेशन खत्म ही हो जाता है, तो डेड हो जाता है एक रिलेशन। तो वहाँ कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होना बहुत जरूरी तो है। जैसे आज के यूथ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात, कोई ऐसे शब्द जो उनको टच करते हो, जो देखिए, छूते हो, जो उनकी लाइफ को ग्रो कर सके, जो उनके माइंड को चेंज कर सके? देखिए जो यूथ है वो इन चीजों से अगर दूर रहे थोड़े टाइम तक, जब तक कि वो सेटल नहीं है, किन चीजों से? लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है, रिलेशनशिप्स है, ये एक्सीडेंटली आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली जाने की कोशिश करोगे, मैं ये बॉयज के लिए कह रहा हूँ स्पेशली, क्यों? गर्ल्स के लिए गर्ल्स के कुछ पास नहीं तो है? ऑप्शंस बहुत है सर। तो है ना, तो Yes. जिसके पास ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग बटेगा। देखिए गर्ल्स के पास, गर्ल्स और बॉयज दोनों पे ही वैसे तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो बॉयज हैं वो सबसे ज्यादा अपना करियर स्पॉइल करते हैं। हाँ, ये बात गर्ल्स के आपकी केस सही में क्या है, गर्ल्स को पता है आज नहीं तो कल शादी होगी, है। हाँ, तो शादी जिससे होगी उसका ऑलरेडी करियर सेट ही होगा, क्योंकि सही जिसका करियर सेट नहीं उससे लड़की शादी करेगी नहीं। ये बिल्कुल, फैक्ट बात है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो लड़कों को इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लड़के क्या करते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में अपना पूरा करियर स्पॉइल खत्म कर लेते हैं। और उससे होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई बॉय है या कोई लड़का है, वो एक लड़की के केस में आया, लाइक उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो बात कर रहा है, तो जहां उसको टाइम देना चाहिए था, उस टाइम को छोड़ के वो वहां टाइम दे रहा है जहां नहीं देना चाहिए था उसको। बिल्कुल। तो जो उसका प्रीमियम टाइम होता है ना एक लड़के का, 20 से 30 की जो एज होती है ना, वो बनने की होती है, ग्रो करने की, और वो आपने स्पॉइल कर दी इन चक्करों में, तो ना लड़की रहेगी और ना करियर रहेगा आपका। बिल्कुल। तो करियर बन गया तो लड़की तो 10 आ जाएंगे आपके पास में, आप पे 1000 ऑप्शन होंगे उसके बाद में। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। इसलिए करियर ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, और कोई भी लड़की उस लड़के के साथ कभी नहीं आएगी जो सक्सेसफुल नहीं है। क्या बात है, आपने ये दमदार बात कही। कोई भी लड़की उसके साथ जल्दी से जाना नहीं चाहेगी जो Yes. सक्सेसफुल नहीं है, यस जिसके पास मनी नहीं है। यस अच्छा अमन जी, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। जी। जैसे सक्सेस है, सक्सेस कोई खुद तो मिलती नहीं है। जी मुझे लगता है उसमें अल्लाह का, भगवान का, जो जिस रिलीजन को मानता है यस उसका उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है। एक जो होती है ना यस श्रद्धा, किसकी किसके अंदर है। यस यस। तो आप किस तरीके से इसको मानते हैं? देखिए मेरी लाइफ में सर स्पिरिचुअलिटी का और भगवान का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी। मैं शुरुआत से बहुत नेगेटिव था इस केस में, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था प्रैक्टिकली जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं फील कर रहा हूँ वही है, और जो मैं नहीं देख रहा वो एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा। तो मेरे जो बिलीफ सिस्टम था वो धीरे धीरे करके चेंज हुआ। अच्छा। ये कहाँ से चेंज हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, कि मेरी जो फैमिली है वो शुरू से ही भक्ति वाला माहौल रहा है हमारे घर में। क्या बात है, तो ये बड़ी बात है। मेरे जो मदर थी और जो मेरी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि तुझे एक बार तो करना चाहिए। तो मैं उनसे काफ़ी सवाल जवाब करता था कि जब भगवान है ही नहीं, इतने सारे रोड पे मर्डर हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तब आपके भगवान कहाँ हैं? अच्छा। तो इस टाइप के मेरे माइंड में क्वेश्चंस आते थे। फिर जब मैंने धीरे धीरे करके कनेक्ट करना शुरू किया, मैंने कहा उनकी एक तरीके से उनकी चॉइस थी कि मैं ऐसा करूं, तो उनकी हैप्पीनेस के लिए मैंने ये चीज शुरू की। अच्छा। मेरी कोई श्रद्धा नहीं मतलब जो आपने प्रेयर शुरू की वो हाँ। अपने मम्मी पापा के लिए ही शुरू यस यस, मैं उनके कहने पे मैंने कहा कि ठीक है करते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मानता नहीं था, पर्सनल बिलीफ्स ही नहीं थे मेरे, ट्रस्ट ही नहीं था। जब मैंने उसको स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में मिरेकल्स होना शुरू हुए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई स्टार्टिंग में जब हम भगवान के पास या अल्लाह के पास या किसी के भी पास जो भी जाते हैं, जो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है या जिस रिलीजन में उसको मिली है भावना, तो वो जिसमें भी वो जाएगा तो वो एक ही चीज के लिए हम भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ऐसा कर दो या मुझे ये दे दो या वो दे दो, हम मांगने जाते हैं। कभी ये कहने नहीं आते कि भगवान आपने मुझे ये दिया, इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैं भी इसी तरीके से जाता था, मैंने कहा भगवान आज ये काम करा दो, भगवान वो काम करा दो।
तो मेरी प्रेयर्स में बहुत टाइम लगता था। अच्छा। तो जब वो टाइम लगता था सर, तो बाद में जब हो जाती थी तो मेरा थोड़ा बिलीफ बनता था कि यस कुछ तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि हाँ भगवान है, ये है, वो है। तो धीरे धीरे करके जब मैं इन चीजों को जाना, मैंने चीजों को समझा, तब मुझे समझ में आया कि सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे ज्यादा कनेक्ट किया इस चीज से, कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी मेरे साथ में। तो उससे पहले क्या था कि मैं केवल वीक में एक ही बार भगवान की दीपक या ये सारी चीजें करता था। उसके बाद मेरा रेगुलर नियम बना, रेगुलर बना लिया आपने कि रोज प्रेयर करनी सेट किया कि दिन में तो अपना टाइम होता नहीं, क्योंकि बिजनेस वाले पर्सन के पास सुबह से कॉल्स चलती हैं। सही बात है। तो इवनिंग का मैंने एक टाइम बनाया कि पूरे दिन में से आधा घंटा भगवान को देना है। और क्यों देना है उसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। मैं तब भी भगवान को नहीं मानता था। मेरा एक पॉइंट ये था कि जो ये यूनिवर्स चला रहा है कोई तो है। सूरज अपने टाइम से आ रहा है, चांद अपने टाइम से आ रहा है, दिन रात, हवा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिल रही हैं हमें। तो कोई तो ऑपरेट कर रहा है। हमारे अंदर जो दिल चल रहा है, धड़कन चल रही है, हमारा डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे। कोई तो शक्ति है जो इस चीज को ऑपरेट कर रही है। क्या बात। तो उस शक्ति के लिए मैंने उसका शुक्रगुजार होने के लिए कि जो कुछ भी मुझे दिया है, हाँ। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका। तो वो मैंने रेगुलर प्रेयर इस तरीके से स्टार्ट की। वो चाहे आप उनको भगवान नाम ले लो, या अल्लाह नाम ले लो, या जीसस क्राइसिस नाम ले लो, आप किसी भी उसमें नाम ले लो, वो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। ये केवल मिथ बना रखे थे लोगों ने। अब जब मेरी कनेक्शन इनसे स्टार्ट हुआ तो मेरे अंदर काफी सारे चेंजेस आना शुरू हुए। सबसे पहला जो आपको फायदा दिखेगा वो दिखेगा, आपका माइंड काम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात। जो हलचल होती है ना दिमाग में कि ये करना है, वो करना है, इधर उधर भटकते हैं, तो सबसे पहले आपको पीसफुल होने के लिए शांति चाहिए होती है। शांत दिमाग सबसे बेटर डिसीजन ले सकता है आपका। तो जब आपका दिमाग शांत हो गया तो आप सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। जस्ट लाइक द वाटर, जैसे पानी है। अब पानी अगर हिल रहा है, डुल रहा है, तो आपको अपना फेस क्लियर नहीं दिखेगा उसमें। जब शांत पानी होगा तो आपको एग्जैक्टली आपका फेस उसमें दिखाई देगा। ऐसे ही प्रेयर्स और मेडिटेशन या जो प्रार्थना होती है भगवान के प्रति, या डिवोशन होता है, वो काम करता है। बहुत बड़ी बात बोली आपने बहुत। और ये एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया है। जब पानी हिल रहा है तो उसमें आप अपने आप को देखेंगे तो डोलते दिखेंगे। जब शांत रहेंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। तो माइंड को शांत रह के कुछ भी करें। यस। अब जैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो जब आप इवनिंग में जाते हैं भगवान के पास कि भगवान जो भी दिया आपने, अच्छा बुरा, वो सब आपके चरणों में अर्पण है। उसके बाद आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका माइंड शांत हो गया, आपको नींद अच्छी आएगी, आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है, और आपके ऊपर कोई ऐसा लोड नहीं रहेगा कि मुझे ये करना था या ये नहीं हुआ। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होना शुरू हो जाएंगी। जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात आपको इसकी एक बताऊं कि जब आपकी ये भक्ति या जो भी चीजें जब वो बढ़ना शुरू होगी ना ऊपर की तरफ, तो आपके अंदर से जो ये अननेसेसरी चीजें होती है, लाइक लस्ट जो होता है ना, वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। आप सबको अच्छे भावों से देखना शुरू करेंगे कि ये भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी उसका, मैं भी उसका। बहुत बढ़िया। तो जब आप इस भाव से देखेंगे तो आपके अंदर प्यार वाली जो चीज है वो प्रकट होगी सामने। आप किसी को यूज करने की भावना से नहीं देखेंगे कि मेरा इससे कोई फायदा है तो मैं इससे मिलूं या मेरा कुछ काम निकल जाए। आप ये देखेंगे कि ये सब कुछ उसी का है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल और है। यस। जैसे कि क्योंकि आपने बहुत समझदारी वाली बात की है, और जब इंसान इस लेवल पे सोचना शुरू कर देता है, यस, तो वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। करेक्ट। तो जैसे कि आजकल इतने केसेस चल रहे हैं, शादी होती है, फिर कोर्ट तक जाते हैं, छोट छोटाव होते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन में बताओ। देखिए, जैसे कोई भी मैरिज है या कोई भी रिलेशन आपने बनाया, आपने दोनों की सहमति से वो रिलेशन बनता है, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं जबरदस्ती आपको ले आऊंगा या आप जबरदस्ती मुझे ले आएंगे। श्योर। अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन की बेसिस पे आप डिवोर्स तक का आपका आता भी है, या आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, तो बजाय किसी थर्ड पर्सन को उसमें इन्वॉल्व करने के, पुलिस, कोर्ट, कचहरी और कोई भी आपके रिलेशन वाले, सबको साइड में रख के आपस में बात करो कि कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट करें। जिंदगी साथ में गुजारनी है ना, तो ये कोर्ट कचहरी का क्या मतलब है? और हमारा जो धर्म है, जो हर एक इंसान का धर्म है, वो यही कहता है कि जिसका एक बार आपने स्वीकार कर लिया, दोबारा पलट के किसी को देखना नहीं है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को मान लेते हैं तो ये जो बाहर कचरा चल रहा है ना,
कि एक के ये खत्म वजह हो से जाएगा। दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, फिर चौथा, तो आपका पीस ऑफ माइंड कभी नहीं आएगा इससे। तो बिल्कुल आपको साथ में रहना है। हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। आप उसकी एक्सेप्ट करो और वो आपकी एक्सेप्ट करे, तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ है? कहीं नहीं है। तो अमन जी, आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं और देखी हैं। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। जब आपके पास में इतना ज्ञान है, दो चार लफ्ज़ ऐसे शायरियों में बोलिए जी। ताकि लोगों को समझ में आए। देखिए, मैं अपने ऊपर एक जो मानता हूँ, अपने आप को जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ठोकरें खाता हूँ, लेकिन शान से चलता हूँ। इस खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ, वाह। और मुश्किलें तो सांझ है जिंदगी का। हाँ। उठूंगा, गिरूंगा और फिर से उठूंगा, ये हर वक्त दिमाग में ठान के चलता हूँ। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ Thank you, गया, sir. बहुत जबरदस्त। कोई एक आधी और शायरी सुनाओ ऐसी। देखिए, जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हाँ। या जो लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो सक्सेस चाह रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, और लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डाउन फेज भी आते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है। तो उनके लिए मैं एक शायरी कहना चाहूंगा कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आया, थैंक यू। बहुत जबरदस्त। हम सबको आपके शब्दों से कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला ही है और मिलेगा भी। जी। और आपकी जिंदगी भी सफल रहे, सक्सेस रहे, और जिन ऊंचाइयों को आप छूना चाहते हैं वहां तक आप। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।